यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट रिवीजन जो है वो हमने कर लिया। अब बात आती है उसको थोड़ा सा देखने की कि क्या हमने जो पढ़ा है, क्या वो चीज जो है वो कॉन्सेप्ट को कैसे एप्लीकेबल करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो 80 क्वेश्चन जो है उसकी मैंने ये सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है, जिसके अंदर फर्स्ट 80 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग के हम लोग का डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पे जाकर के जो है इस विद सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। एक बात मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बोलना चाहता हूं। इस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डाली हैं, लेकिन हमारा सिनेरियो पहले क्या रहता था कि मैं क्वेश्चन देता था, फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते थे, फिर उसके चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके और फिर करेक्ट आंसर देखते थे क्या होता है। ओके, लेकिन आज के क्योंकि अभी टाइम जो है वो बहुत ही कम है, हमारे पास टाइम जो बहुत ही लिमिटेड रह गया है, तो उसके अंदर चारों के चारों ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी वो टाइम की बहुत ज्यादा अपने पास शॉर्टेज है। हमको और भी बहुत सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट्स है जिनको रिवाइज करना है, फिर उनके एमसीक्यूज करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैंने जो है वो क्या किया है, मैंने यहां पे हर एक क्वेश्चन जो भी मैंने दिया है, ठीक है, उसको जो है वो मैंने साथ में क्या कर दिया, उसके आंसर को हाईलाइट कर दिया। जिससे क्या होगा, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसका जो है आंसर जो है वो बताऊंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आंसर एक्सप्लेन करूंगा, बस इतना बहुत है। तो आपको करना क्या है, आप जो है वो कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है, और कॉपी के अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखें और बस उसका डायरेक्टली जो आंसर है वो क्या है वो आप लिख लीजिएगा, ताकि एट द एंड टाइम पे जब आप जाएंगे पेपर देने के लिए, तो उससे एक दिन पहले आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है वो क्या कर ले, रिवाइज कर लें। एमसीक्यू करने का ये दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप एनालिसिस करके करें, जिसमें अगर 80 क्वेश्चन करने बैठ गए ना, तो आप ये समझ लो 2 से 3 घंटे आपके जो है वो चले गए हैं, अगर आप एनालिसिस के थ्रू करने बैठ गए हैं। एक तरीका ये भी होता है कि हम लोग जो है, हमारा मेन पर्पस आज की डेट में क्या है, किसी भी तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना, प्लस में बढ़िया वाला रिवीजन करना, ताकि पेपर के अंदर जब मैं जाऊं तो वहां पे जाके मुझे हर एक चीज जो है वो पता हो। ओके, तो उसका तरीका जो है वो मैंने क्या निकाला है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहां पे डाल दिए, उनके जो मैंने आंसर्स हैं वो भी मैं साथ साथ में मैंने आपको बताता रहूंगा यहां पे। तो इससे होगा क्या, एट द एंड में जब आप जाएंगे एग्जाम के लिए, एग्जाम वाले दिन जब आप जाएंगे, उससे एक दिन पहले आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ा नीचे आंसर, क्वेश्चन पढ़ा नीचे आंसर, क्वेश्चन पढ़ा नीचे आंसर। तो उससे होगा क्या, आपका तो टाइम सेव होगा और कम टाइम के अंदर मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो आप कवर कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है जी आज की क्लास के अंदर, टॉप 80 एमसीक्यूज जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के हम लोग स्टार्ट करें अपने सितंबर 2020 के लिए। पहला क्वेश्चन आ गया, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचिंग एफिशिएंसी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग एफिशिएंसी के लिए, सबसे बेसिक चीज क्या है, मतलब आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो, आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो, उसके लिए सबसे बेसिक चीजें क्या क्या है। सबसे पहला, मास्टरी ऑन द टीचिंग स्किल। आपको टीचिंग स्किल्स में मास्टरी होनी चाहिए, जी बिल्कुल चाहिए। दूसरा, मास्टरी ओवर द डिफरेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग। अलग अलग टेक्निक के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि देखिएगा बच्चे जो है वो सारे एक जैसे नहीं होते, बच्चों के बीच में क्या होता है, उनका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, अलग अलग है। हर बच्चे का बिहेवियर अलग है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है, तो हर बच्चे के हिसाब से आपको पढ़ाना आना चाहिए। एंड थर्ड इज द मास्टरी ओवर द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मीडिया एंड द टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग। बेसिकली आपको जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते हुए जो है आपको मीडिया के बारे में और जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी आपको अपडेट रहना चाहिए। तो ये तीनों जो है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, किसके लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक बात मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं, अच्छी टीचिंग के लिए क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर, जितना बेटर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, उतनी ही टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। तो ये इसका आंसर है क्या, मतलब यहां पे ये बोलता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, और स्टेटमेंट नीचे क्या बोलती है, पहली, ए गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी ए गुड टीचर। स्टेटमेंट बोला गया कि एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है कैन नॉट बी ए गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या? एक अच्छा कम्युनिकेटर अच्छा टीचर बन सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो मस्ट होती है किसके लिए, टीचिंग के लिए। इफेक्टिव टीचिंग जनरली वही है जिसके अंदर जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है जितना क्या होगा, बेटर होगा। थर्ड क्वेश्चन आज का आ रहा है वो है ये, ए टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ। टीचर जो है वो सक्सेसफुल कब होगा, इफ ही नो ही सब्जेक्ट थॉरोली वेल। टीचर जो है वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म कब पाएगा, परफॉर्म कब कर पाएगा, जब उसका जो सब्जेक्ट मैटर जो है उसके बारे में उसका थॉरोली जो है वो क्या है, नॉलेज है। इन डेप्थ अगर उसका नॉलेज है, उसको पता है कि वो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसका बेस से लेकर के उसका एक्सट्रीम पॉइंट तक अगर उसको सारी नॉलेज है, तो उतना ही ज्यादा बढ़िया तरीके से वो इलेबोरेशन कर पाएगा और उतना ही वो जो है वो क्या रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, वो क्या, इफ ए टीचर वांट टू एनहांस हिज इनकम। अगर कोई टीचर जो है अपनी इनकम को एनहांस करना चाहता है, देन ही शुड, तो उसे क्या करना चाहिए।
जनरली जो है इसका आंसर बच्चे बोलते हैं ट्यूशन पढ़ा लो, बच्चे बोलते हैं कोई और असाइनमेंट ले लो, लेकिन टीचर का जो मेन काम है वो टीचिंग करना। टीचर का मेन काम होता है प्यूपिल के बिहेवियर को क्या करना, चेंज करना, और उसके लिए सबसे पहले टीचर का माइंडसेट एकदम कंट्रोल्ड होना चाहिए। तभी जाके जो है टीचर को जितना ज्यादा ज्ञान होगा ना, उतना ही ज्यादा बच्चों के ऊपर उस चीज का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, उतना ही बच्चों का जो बिहेवियर है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर कोई टीचर जो है वो क्या करना चाहता है, वो एनहांस करना चाहता है अपनी इनकम को, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई टीचर अपनी इनकम को एनहांस करना चाहता है देन ही शुड, तो उसे क्या करना चाहिए, ही शुड राइट द बुक्स, उसको किताबें लिखनी चाहिए, क्योंकि बुक्स लिखने से उसको रॉयल्टी का इनकम होगा, इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन उसका बढ़िया वाला इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा, अगर टीचर बुक लिखेगा उसके लिए पहले रिसर्च करेगा, जिससे टीचर का नॉलेज और एनहांस होगा, और उस एनहांस नॉलेज का अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो किसको मिलेगा, प्यूपिल को मिलेगा। लो जी, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ए प्रिंसिपल, अगर मान लीजिए आप किसी स्कूल के या किसी यूनिवर्सिटी के या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल अपॉइंट हो गए, यू विल एनकरेज योर टीचर, कलीग, आप अपने टीचर्स को जो है वो क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। किस चीज के लिए, सबसे पहला पार्टिसिपेट इन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। आप क्या बोलोगे उनको कि पार्टिसिपेट मत करो, या उनको बोलोगे भाई पार्टिसिपेशन में क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, क्योंकि जितना पार्टिसिपेशन आप ज्यादा करोगे उतना आपका एक्सपोजर क्या होगा, बढ़ेगा, और उतना इंस्टीट्यूशन को अल्टीमेटली क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, पार्टिसिपेट इन द रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर एनहांसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज। किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट आई है, लाइक मान लीजिए जीएसटी आ गया, तो आप अपने टीचर को क्या बोलोगे, नहीं तुझे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, या कोई रिफ्रेशर कोर्सेज अगर चल रहे हैं तो उसमें एंगेज, उसमें टीचर्स को भेजो, ताकि टीचर वहां से नई नई चीजें सीख के आएगा और आपके बच्चों को बढ़िया पढ़ाएगा, तो उससे इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी भी क्या होगी, एनहांस होगी, और नेचुरल बात है इंस्टीट्यूशन नाम भी बढ़ेगा। एंड लास्ट इज द डूइंग कम्युनिटी सर्विसेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन, और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करवाओगे या नहीं करवाओगे, करवाएंगे सर, ताकि इन इक्वालिटी जो है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो आंसर जो है वो क्या, ऑल ऑफ दीज। चलो जी आगे, फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन हेल्प ए टीचर इनकलकेट सोशल एंड द मोरल वैल्यू अमंग द स्टूडेंट। कौन सी ऐसी चीज है जो एक टीचर को क्या करते हैं, इनकलकेट करती है, किस चीज के बारे में, सोशल और मोरल वैल्यू अबाउट द स्टूडेंट। तो उसमें के लिए क्या, टीचर को जो है वो स्टूडेंट के जो सोशल वैल्यू, जो मोरल वैल्यू है, उनके बारे में जो है नॉलेज कैसे गेट होगी। तो अगर टीचर जो है वो क्या होगा, टीचर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेगा किसके अंदर, को करिकुलर एक्टिविटी। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप उनसे जो पूछताछ करोगे तो उसके अंदर आप लोग बच्चों से जो है वो उनका सारा का सारा बिहेवियर नहीं जान पाते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मल होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है टीचिंग से हट के जो एक्टिविटीज है उनके अंदर भी क्या होना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कैन हेल्प, जो हेल्प करेगी किसको, टीचर को, क्या करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए सोशल एंड मोरल वैल्यू अमंग द स्टूडेंट। तो सोशल और मोरल वैल्यूज को स्टूडेंट के बीच में इनकलकेट करने के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो टीचर के अंदर होनी चाहिए, टीचर को परफॉर्म करनी चाहिए। तो वो है क्या, इन्वॉल्व हो आप, टीचर को स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए किसके अंदर, एक्टिवली इन द को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। एक टीचर जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब बनता है, एक टीचर बढ़िया कम्युनिकेटर तब बनता है जब वो अपनी जो बात, जो वो समझाना चाहता है बच्चों को, वो उसी वे में समझा दे जिस तरीके से जो वो समझाना चाह रहा है। मतलब टीचर जो बताना चाह रहा है, बच्चा अगर वो बात समझ गया तो टीचर जो है वो क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। बोले तो इफ ही हेल्प द स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट को मदद करते हैं क्या करने के लिए, टू मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीच, जो उसने पढ़ाया उस चीज को समझने के लिए अगर वो टीचर जो है स्टूडेंट को हेल्प करता है, तो हम बोलते हैं कि टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इंप्लाइड। हायर एजुकेशन के अंदर टीचिंग का जो है उसका क्या मतलब होता है। एक बात देखिएगा, हम लोगों ने एमएलटी पढ़ा, हम लोगों ने यूएलटी पढ़ा, हम लोगों ने आरएलटी पढ़ा। एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी हमने पढ़ा। एमएलटी मेमोराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है, यूएलटी भी जनरली मेमोराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन जो आपका आरएलटी है, रिफ्लेक्टिव टीचर, रिफ्लेक्टिव जो आपकी लेवल है टीचिंग का, तो उसके अंदर आप जो है वो क्या करते हो, इसके अंदर आप बच्चों को क्या करते हो, बच्चों को सीखना, बच्चों को सिखाते हो, सिखाया और सिखाने के बाद में उनको जो है वो आप क्या करते हो, उनको इस काबिल बनाते हो कि जो उन्होंने सीखा वो उसको जो है वो क्या कर सके, उसको प्रैक्टिकली जो है वो क्या कर सके, अपनी लाइफ के अंदर एडॉप्ट कर सके, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या रिफ्लेक्ट कर सके। तो हायर एजुकेशन के अंदर टीचिंग जो है वो बेसिकली की जाती है कि बच्चों को क्या करने के लिए, लर्निंग सिखाने के लिए जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो टीचिंग की जाती है। तो बोला टीचिंग इन दी हायर एजुकेशन इंप्लाइज हेल्पिंग द स्टूडेंट टू लर्न, बच्चों को सीखने में क्या करना, मदद करने के लिए हायर एजुकेशन में की जाती है। चलो जी आगे, फिर बोलते टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ ए टीचर, टीचिंग जो है इफेक्टिव कब होगी, अगर टीचर जो है वो वहां से स्टार्ट करता है। देखो अगर मान लो मैं किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को उठा के बैठ गया जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, तो नेचुरल बात है आधों का तो इंटरेस्ट वैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को उस जगह से शुरू करूं जहां तक कि आपको नॉलेज है, अगर मान लीजिए हम जो है, आप चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, लेकिन और मुझे पढ़नी है हिस्ट्री, अगर मैं हिस्ट्री को बीच में से उठा के बैठ जाऊंगा आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसके स्टार्टिंग से शुरू
कंटिन्यू करूंगा जिसके बारे में आपने पहले प्राइमरी क्लासेस के अंदर कुछ एक पढ़ा हुआ था, तो नेचुरल बात है फिर आप जो है उस चीज के अंदर एंगेज भी होंगे और आपको वो चीज समझ में भी आएगी। तो बोलते टीचिंग विल बी इफेक्टिव होगी इफ ए टीचर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट नो ऑलरेडी। अगर टीचर वहां से शुरू करते हैं जिसको स्टूडेंट को जो है वो पहले से नॉलेज है, क्योंकि अगर टीचर वहां से स्टार्ट करेगा जहां से स्टूडेंट को नॉलेज है तो वो चीजें जो है वो क्या रहेंगी, लिंकेज में रहेंगी, और जब चीज लिंकेज में रहेंगी तो वो ज्यादा समझ में आएंगी। चलो जी आगे बोलते हैं एक कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प द स्टूडेंट व्हेन, कॉलेज टीचर जो है वो हेल्प करता है स्टूडेंट को व्हेन ही और शी इज ऑब्जेक्टिव, जब वो क्या हो जाए, ऑब्जेक्टिव हो जाए। इसका मतलब ये है कि वो जो है वो कोई भी भेदभाव या पक्षपात ना करे, जब वो पूरी तरह से क्या रहे, ऑब्जेक्टिव रहे इन हर इवैल्यूएशन। आगे फिर है अथॉरिटेरियन कौन सा होता है सर, अथॉरिटेरियन टीचिंग के अंदर जो है वो टीचर सेंट्रिक होती है, जिसके अंदर बेसिकली टीचर जो है वो अपने हिसाब से जो है वो सारे करिकुलम को सेट करता है, अपने हिसाब से क्लासेस लेता है, और उसके बाद में टीचर जो है वो स्टूडेंट जो है वो जनरली क्या होता है, पैसिव, और टीचर जो है वो क्या होता है, एक्टिव। तो अथॉरिटेरियन टीचिंग जो है वो क्या है, वो टीचर सेंट्रिक है। आगे फिर मैच द फॉलोइंग, अब यहां पे इतना मैच द फॉलोइंग में आया, ये चार आपके अप्रोच है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, ये है आपका प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है वो बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर जो है वो टीचर जो है वो क्या करता है, टीचर मतलब एंगेज होता है किसके अंदर, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस से सिखाने का काम किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा मतलब ये क्या है, बेसिकली ये अप्रोच है जिसके अंदर आप लोग जो वो सीखने का काम होता है, लर्निंग कर रहे हैं। अब लर्निंग की ना बहुत सारी आइडियोलॉजी है, तो उसके अंदर सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग जो है वो क्या हो गया जी आपका, वो हो गया आपका प्रैग्मेटिज्म। इसके बाद में जो है वो आता है कि एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के थ्रू एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना या उसको लर्न करना, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नेचुरलिज्म। इसके बाद रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस जो है वो आइडियलिज्म की बात, जो आइडियोलॉजी है उसकी बात की जा रही है। एंड वर्ल्ड एज इट हियर एंड नाउ, तो ये रियलिज्म की बात करते हैं कि एक्चुअल के अंदर क्या चीज अभी प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली जो फिलोसफी है आपके, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और ये रियलिज्म जो बेसिकली क्या है। इसके बाद आता है जी आपका इंटेलेक्चुअल स्किल। तीन तरह के आपके जो है वो हम डोमेन पढ़ते हैं, एक होता है आपका कॉग्निटिव, एक होता है आपका अफेक्टिव और एक होता है आपका साइकोमोटर। तो मैंने तीनों का क्वेश्चन डाल दिया। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल स्किल जो है वो रिफ्लेक्ट होती है किससे, इंटेलेक्चुअल स्किल रिफ्लेक्ट होती है किससे, कॉग्निटिव से। अच्छा जी, फिर बोलते हैं एटीट्यूड, वैल्यू और इंटरेस्ट, ये रिफ्लेक्ट होता है किससे, ये होता है आपका अफेक्टिव से। अच्छा जी, और कौन सी ऐसी डोमेन है जो फिजिकल और मोटर स्किल्स आपके अंदर जो है वो क्या करती है, जनरेट करती है या जो आपको सीखने में मदद करती है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, साइकोमोटर, जहां पे जो है वो आपको शारीरिक क्रियाओं के थ्रू जो है वो सिखाने का काम किया जाता है, ठीक है, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू अगर पढ़ा सिखाने का काम किया जाता है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, साइकोमोटर। इसके बाद आएगा जी क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल। क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो यूजफुल इसलिए है, क्यों यूजफुल है, अगर टीचर क्लास के अंदर जो है वो बच्चों से क्वेश्चन बारी बारी पूछता रहेगा तो आप बताइए क्या होगा, तो बच्चा जो है वो थोड़ा अटेंटिव रहेगा, क्योंकि बच्चे को ये होगा यार कभी मेरा नंबर आएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, टीचर मार भी देगा, समझ रहे हो। तो बच्चों का इफेक्टिव उनका पार्टिसिपेशन लेने के लिए जो है वो टीचर बेसिकली क्या करता है, वो क्वेश्चन आंसर टेक्निक जो है वो उसको क्वेश्चनिंग टेक्निक को क्या करता है, यूज करता है टीचिंग करते हुए। तो बोलते हैं क्वेश्चनिंग स्किल जो है इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन लर्निंग। क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो ज्यादा यूजफुल है, व्हाई, बिकॉज इट एंश्योर्ड स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि उससे जो है स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन उसके अंदर होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग। अच्छा, माइक्रो टीचिंग क्या होती है सर, माइक्रो टीचिंग होती है जब कोई टीचर जो है वो पढ़ाने के लिए जा रहा है, कोई न्यू टीचर बना बिल्कुल ही, ठीक है, और वो पढ़ाने के लिए जाएगा तो उसको टीचिंग एक्टिविटी सिखाने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग एक्चुअल के अंदर कोई मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, माइक्रो टीचिंग अलग चीज है, माइक्रो टीचिंग इज नॉट द मेथड ऑफ टीचिंग। ये तो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग देने का एक क्या है, तरीका है टीचर को, जिसमें टीचर पढ़ाने से पहले जो उसको ट्रेन किया जाता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। तो बोलते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में कौन सी चीज इनकरेक्ट है, तो बोलते हैं इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, नो इट्स अ मेथड, इट्स नॉट द मेथड ऑफ टीचिंग, इट्स अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। फिर आगे बोलते हैं इट कंसिस्ट कोर टीचिंग स्किल, हाँ जी होता है। ई स्किल इज प्रैक्टिस सेपरेटली, हर स्किल को सेपरेटली प्रैक्टिस किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। एंड क्वेश्चनिंग इज वन कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग, बिल्कुल सही बात है। आगे, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द किस अप्रोच का, एक होती है ह्यूरिस्टिक अप्रोच, इसके बारे में थोड़ा लिखा मैंने। ह्यूरिस्टिक अप्रोच कौन सी होती है, द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर। ह्यूरिस्टिक अप्रोच के अंदर स्टूडेंट को जो है वो क्या, अपने आप से जो है वो क्या करना पड़ता है, आंसर ढूंढना पड़ता है। द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज और हर ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट, दस द चाइल्ड बिकम ए डिस्कवरर। तो चाइल्ड जो है वो क्या बन जाएगा, डिस्कवरर, क्योंकि वो खुद से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा ऑफ द नॉलेज बाय डेवलपिंग ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो
ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर बेसिकली जो है वो टीचर जो है वो क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि आपकी जो दिक्कत है तो उसके लिए आप सॉल्यूशन खुद से क्या करें, ढूंढे। जब चिल्ड्रन खुद से, बच्चा जो खुद से अगर मान लो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है तो उससे बच्चे का भी माइंडसेट जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है, और उसके अंदर जो है वो क्या डिस्कवरी टेक्निक जो है वो क्या होती है, एस्टेब्लिश होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये मेथड जो है वो दिया था आपके किसने, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने। तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग वाज द मेन एक्सपोनेंट किसका, ह्यूरिस्टिक मेथड का। तो आप मेथड क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। आगे डिस्कशन मेथड कहां भी यूजफुल है सर, डिस्कशन मेथड तो हर जगह भी यूजफुल है, चाहे टॉपिक इजी हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, चाहे बहुत ही इजी हो, हर जगह पे जो है ये मेथड आपका जो डिस्कशन मेथड है वो यूजफुल रहता है। आगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, मतलब एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है बेसिकली, या नई नई टेक्निक को एजुकेशन के अंदर यूज करना, तो उसका क्या बेनिफिट है, इज यूजफुल बिकॉज इट मेक द टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जो है वो आपकी टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव भी होगी और क्या एफिशिएंट भी हो जाएगी। आगे फिर बोलते हैं इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टाइप ऑफ लर्नर। इंस्ट्रक्शन दैट टेक इनटू अकाउंट वेरियस टाइप ऑफ लर्नर, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के लर्नर्स हैं आपके पास में, अलग अलग तरह के बच्चे जिनको आपको सिखाना है, एंड लर्निंग स्टाइल एंड इज एडोप्टेड अकॉर्डिंगली, और आप उनके हिसाब से क्या हो गए, एडोप्ट कर लिया। दोबारा से बोलता हूं, वो इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स इनटू अकाउंट, जब इंस्ट्रक्शन देते हुए आपने क्या क्या बातें माइंड में रखी, वेरियस टाइप ऑफ लर्नर, अलग अलग तरह के लर्नर्स को आपने जो है अपने माइंड के अंदर रखा कि किस किस तरह के बच्चे हैं। ठीक है, एक ही तरह के बच्चे होते तो इंस्ट्रक्शन जनरली एक ही जाती, लेकिन अगर मान लो अलग अलग तरह के बच्चे हैं, ठीक है, और हर बच्चे के हिसाब से आपने अपने टीचिंग स्टाइल को जो है वो क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएटेड। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड, कि आपने जो है वो बच्चों के हिसाब से अपने आप को क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया है। आगे नेक्स्ट बोलते हैं हैवी एम्फेसिस ऑन द मेजरेबल आउटकम इट्स लेट्स टू। अगर मान लो आप जो है वो पूरा अपना फोकस करते हैं एक ही चीज के ऊपर, क्या, बच्चों को रटवाने के ऊपर, क्या बोलता है, हैवी एम्फेसिस आपका पूरा फोकस है किसके ऊपर, ऑन मेजरेबल आउटकम, मतलब आप सिर्फ जो है वो मार्क्स के ऊपर अगर मान लो पूरा फोकस करके बैठ गए, आप बच्चों को ये बोलेंगे बेटा आपकी जो इवैल्यूएशन होगी, आपकी जो हम जजमेंट करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, तो उससे क्या होगा, तो बच्चा इस बात को भूल जाएगा कि चीजें मैं समझूं भी, चीजों को मैं अप्लाई भी करूं। बच्चा बस एक ही बात ध्यान में रखेगा क्या, कि मुझे बस क्या करना है, याद करना है, क्योंकि मैं याद करूंगा जितना अच्छा लिखूंगा वहां पे, और उतने मेरे मार्क्स जो है वो क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो अगर टीचर का जो फोकस है वो किसके ऊपर है, वो अगर ओनली मेजरेबल आउटकम का यहां पे जो मीनिंग है ना, मेजरेबल आउटकम का जो यहां पे मीनिंग है वो है कि आपके मार्क्स, वो क्या है, मार्क्स। अगर टीचर का जो मेन एम्फेसिस अगर वो मार्क्स के ऊपर हो गया तो बच्चा जो है वो क्या करेगा, बच्चा फिर समझेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा कॉन्सेप्ट्स को, बच्चा ओनली क्या करेगा, रोट लर्निंग करेगा, रट्टा मारेगा और चीजों को क्या करेगा, मेमोराइज करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट लेट्स टू बोथ, बोलते रोट लर्निंग भी होगा और मेमोराइजेशन भी होगा। अगला क्वेश्चन, टीचर हु आर एंथुसिस्टिक, वो टीचर जो उत्साही है, पूरे उत्साह के साथ रहता है क्लासरूम के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो बल्कि स्टूडेंट्स को भी जो है वो टीचिंग लर्निंग के अंदर क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। कुछ टीचर होते हैं जो पूरे उत्साही होते हैं, जैसे हमारी क्लासरूम के अंदर भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम द मोर एंड मोर एंथुसिस्टिक, क्यों, मतलब कई टीचर होते हैं, देखिएगा हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे, कॉलेजेस के अंदर हमने जो है वो पढ़ाई करी, तो वहां पे हम देखते थे क्या कुछ टीचर थे जो बहुत ज्यादा उत्साही रहते थे, तो वो जनरली वो हमको भी एनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे कि क्वेश्चन पूछो, ठीक है, वो क्वेश्चन से इनवाइट करते थे। और कुछ हमारे टीचर से बड़े सुस्तड़ किस्म के थे, वो आते थे, वो बस आए और आके उन्होंने अपना लेक्चर दिया और लेक्चर दे के चले गए। तो ये क्या बोलते टीचर हु आर एंथुसिस्टिक, वो टीचर जो बहुत ही क्या उत्साही है क्लासरूम के अंदर, इन द क्लासरूम टीचिंग, वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व करता है हर स्टूडेंट को इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन, डाइवर्सिटी इन द स्टूडेंट डेमोग्राफिक रिक्वायर कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड टू। डाइवर्सिटी है मतलब ये है स्टूडेंट का जो डेमोग्राफिक क्राइटेरिया वो अलग अलग है, कोई गांव के बच्चे हैं, कोई शहर के बच्चे हैं, कि कोई किसी धर्म जाति से, कोई किसी धर्म जाति से है, तो इट रिक्वायर कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। किस चीज के लिए, कि असेसमेंट का जो बेंचमार्क है वो सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म वालों को, किसी एक क्रीड वालों को, किसी एक कल्चर वालों को आप कोई स्पेशल जो है वो तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन बोलते हैं अगर डाइवर्सिटी है कभी किसके अंदर, इन द स्टूडेंट डेमोग्राफिक के अंदर, अगर जनसंख्या जो है वो आपके अलग अलग स्कूल के अंदर, इट रिक्वायर कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड, तो उसके लिए जरूरी है कि कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। किसके लिए, टू प्रोवाइड ए कॉमन बेंचमार्क फॉर द असेसमेंट, बच्चों के असेसमेंट के लिए आपका कॉमन बेंचमार्क होना चाहिए। आगे इंट्यूटिव जो है, इंट्यूटिव थिंकिंग जो है वो क्या होती है, इंट्यूटिव मतलब आप अपने आप से जब आप सोचते हैं तो वो जो है वो पार्ट है किसका, डिस्कवरी मेथड का, ह्यूरिस्टिक मेथड का, इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। चलो जी आगे,
फिर द बेस्ट वे टू रिएक्ट ए रॉन्ग आंसर, अगर मान लो आपने क्लासरूम के अंदर जो है वो बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चा जो है उस बच्चे ने रॉन्ग आंसर बताया, तो आप क्या करो, पीटोगे उसको? नहीं वे, तो क्या करना है, बेस्ट वे जो है वो क्या, तो आप बच्चों को एक्सप्लेन करो व्हाई द आंसर इज रॉन्ग। चलो जी आगे, उसकी बेइज्जती बुस्ती मत कर देना। फिर व्हेन ए स्टूडेंट आस्क टीचर, अगर स्टूडेंट ने जो वो टीचर को बोला आस्क ए क्वेश्चन टू विच द टीचर हैज नो डायरेक्ट करेक्ट आंसर ही शुड, तो उसको क्या करना चाहिए, इफेक्टिव क्लासरूम को बनाए रखने के लिए अगर मान लो किसी बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर लिया और आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, गलत जवाब देंगे, बच्चे को मारोगे, क्या करोगे? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर, कि देखिए अभी मुझे पता नहीं है, मैं एक बार रेफर करके आपको बता दूंगा। तो क्या बोलना चाहिए, टेल द स्टूडेंट्स को बोलो दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर की बात में हम इसको बता देंगे। आगे, इफ ए स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट, अगर मान लो स्टूडेंट जो है वो चीज नहीं पढ़ पा रहा, वो चीज नहीं समझ पा रहा जो क्लासरूम के अंदर समझाई जा रही है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, मार मार के समझाना चाहिए? नहीं, देन टीचर शुड टीच द लेसन अगेन साइटिंग द सुटेबल एग्जांपल, तो टीचर को क्या करना चाहिए, दोबारा से वो चीज समझाना चाहिए एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू अगर चीजें समझाई जाती है तो बच्चों को ज्यादा समय तक वो मेमोराइज भी रहेंगी और उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या रहती है, अच्छी रहती है। चलो जी आगे, एन आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल सिचुएशन जो है क्लासरूम के अंदर वुड बी, वो क्या होगी, सबसे पहला ए टीचर कम्स फुली प्रिपेयर टू डिलीवर द लेक्चर, बिल्कुल सही बात है, टीचर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे जो है वो प्रिपेयर हो गए लेक्चर डिलीवर करने के लिए। दूसरा, स्टूडेंट कम्स फुली प्रिपेयर्ड, यहां तक तो ओके है कि स्टूडेंट जो वो भी प्रिपेयर हो गए, एंड डिस्कस द सब्जेक्ट विद ईच अदर, मतलब क्या वो आपस में डिस्कशन करें? नहीं, उनको डिस्कस करना चाहिए किसी टीचर के साथ में, तो ये चीज जो है वो सही नहीं है। अगला, टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट, बिल्कुल सही, ये भी होना चाहिए। एंड द टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी वाइल लर्निंग, टीचर जो है उसको यूज करनी चाहिए क्या, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी वाइल लर्निंग, वाइल टीचिंग आना चाहिए था। तो आंसर जो है वो क्या, ए और सी। चलो जी आगे, फिर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द टीचर टेंड टू फेवर द ट्रेडिशनल फॉर्मल सीटिंग पैटर्न ऑफ द रोज ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्टली फेसिंग द टीचर एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, जिसके अंदर बच्चा सामने बैठा हो और आप बच्चों को बस बोलते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कैन बी आइडेंटिफाई विद द अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल, इनमें से कौन से टीचर जो है वो क्या होते हैं, कैन बी आइडेंटिफाई विद द अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने वाले टीचर होते हैं, जो सिर्फ अपनी बात के ऊपर ही, मतलब टीचर आएगा और आगे तन के खड़ा हो जाएगा और बस अपनी बात बोलेगा और बोल के चला जाएगा, सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहां पे लेजी फेयर नेम से कुछ नहीं रहेगा, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं होती है, बस टीचर, छोटी क्लासेस के अंदर जनरली देखने को मिलेगा आपको, टीचर आएगा, टीचर अपना कॉन्सेप्ट बताएगा और बोल के चला जाएगा, बच्चा बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, तो बच्चा रहेगा वहां पैसिव, टीचर रहेगा वहां पे क्या, एक्टिव। तो आंसर जो आएगा वो क्या, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर जो होते हैं तो जनरली वो ऐसे होते हैं अथॉरिटेरियन नेचर के। आगे, विच ऑफ द मोर डिजायरेबल, क्लासरूम के अंदर सबसे अच्छी चीज है वो डिजायरेबल क्या, ए टीचर डिलीवर लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट एंड हिज ओन रिसर्च, कि टीचर जब पढ़ाए ना तो टीचर क्या क्लासरूम के अंदर जो है वो बुक्स को तो रेफर करे और बुक्स के साथ में उसने खुद ने क्या पढ़ा है उसके बारे में, उसकी खुद के एग्जांपल्स क्या है तो उनको भी साथ में रेफर करना चाहिए। चलो जी आगे, विच प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग द नॉइस, अगर मान लीजिए कभी क्या हो गया, नॉइस हो रही है क्लासरूम के अंदर, तो क्या करना चाहिए, बस ये बोलो बेटे शोर मत करो, ऐसा नहीं, सबसे इफेक्टिव वे जो है वो क्या, आप चुप हो जाओ, आप पढ़ा रहे हो, ये अक्सर मैं क्लासरूम के अंदर मैं देखता हूं, 2-3 बच्चे मान लो अगर क्लासरूम के अंदर जो है वो चुप, वो जो बारी बारी कंटिन्यू जो है वो आपस में शोर मचा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करो, आप चुप हो जाओ, शांत बिल्कुल, आप पढ़ाना बंद कर दो। आप पढ़ाना बंद करोगे तो वो बच्चे जो एंगेज थे ना उनके माइंड में अरे यार टीचर ने बोलना बंद कर दिया, और बस आप उनकी तरफ देखो आराम से, वो अपने आप समझ जाएंगे कि आप उनको क्या बताना चाह रहे हो। तो अगर कभी ऐसा होगा कि आपकी क्लासरूम के अंदर नॉइस है, देन रिमेन काम एंड जस्ट लुक एट द, और बच्चों की तरफ देखो, तो बच्चा समझ जाएगा, उसको खुद को अपने आंखों में जो है वो जलालत महसूस होगी और वो बच्चा वो चुप हो जाएगा। तो ये मेथोलॉजी को अगर आप भी अडॉप्ट करेंगे ना क्लासरूम में, बहुत बढ़िया रहेगा, इसको आप देखना आप कभी करके। बोलते हैं एज ए टीचर व्हाट विल यू डू ए स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि टीचर, आप एज ए टीचर क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा जो आपकी क्लास में आता नहीं है तो आप क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन, तो सबसे पहले हम रीजन जो है वो क्या है वो पूछेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो रीजन को क्या करें, हम दूर करें, चाहे वो कमी मेरे में हो तो मैं उसको दूर करूंगा, चाहे वो कमी बच्चों में तो उसको हम दूर करेंगे। चलो जी आगे, ए टीचर इज स्ट्रिक्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द बोथ इन क्लास, बोथ इन करिकुलर एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हाउएवर, लेकिन जबकि देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर डिस्कशन, टीचर जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो आपको एक रूम भी दे रहा है, मतलब रूम का मतलब यहाँ पे ये कि आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, किस चीज की, फॉर डिस्कशन रिगार्डिंग द क्लैरिफिकेशन ऑफ द डाउट इन द टीचर लर्निंग एंड कंडक्टिंग अदर एक्टिविटी। तो इस अप्रोच को जो है स्टूडेंट के लिए जो ये अप्रोच है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लेक्सिबल अप्रोच, ठीक है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है।
आगे बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बेटर क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज आएगी? सबसे पहला इफेक्टिव ग्रुप वर्क होता है एंड इंटरेक्शन अमंग द स्टूडेंट, बिल्कुल जी क्लासरूम के अंदर ये भी ये चीज होनी चाहिए। दूसरा प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इन द डेवलपिंग द सुटेबल टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, बिल्कुल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी ऑफ द टीचर और जो है वो पंक्चुअल हो एंड एबिलिटी टू कंप्लीट द कोर्स इन टाइम, ये सब चीज होनी चाहिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ऑल ऑफ द अबव। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब एज अ मोस्ट प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक इन इफेक्टिव टीचर, एक इफेक्टिव टीचर के अंदर सबसे इन इफेक्टिव टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब एज अ मोस्ट प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक, सबसे ज्यादा प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा जाता है इन इफेक्टिव टीचर के अंदर? जो इसकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती है तो वो कभी भी आगे के बारे में सोचता है, उसका बस ये ध्यान होता है कि क्लासरूम बस शांत रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। बोलो तो ही ऑलवेज फोकस अपॉन द कंट्रोल ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन, उसका मेन फोकस एक ही रहेगा कि क्लासरूम में आपका पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, बाकी कुछ भी। स्कूल के अंदर आप देखिएगा ना, बहुत सारे टीचर ऐसे होते थे कि उनकी बात हमको समझ में आती नहीं थी, लेकिन क्या चुप रहना पड़ता था क्योंकि भाई वो मारते थे बहुत ज्यादा। तो जो वो इनइफेक्टिविटी थी उनके अंदर, तो वो जो टीचर्स थे बेसिकली जो अथॉरिटेरियन नेचर के थे, ठीक है, जिनका मेन पर्पस ये था कि अपनी बात को बस रख के और वो चले जाते हैं, जो ओनली टीचर सेंटर्ड मेथड्स को यूज करते थे, तो उनकी पहचान कैसे होती है? तो उनका जो मेन फोकस होता है वो एक ही बात पे होता है कि मेरी क्लास जो है पूरी की पूरी से क्या है? डिसिप्लिन क्लास है, मेरी क्लास के अंदर जो है मेरी क्लास पूरी की पूरी मेरी क्या है? कंट्रोल के अंदर है। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है इनइफेक्टिव का। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा इसको। आगे इफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक, अगर सारे के सारे बच्चे आपकी क्लास के अंदर जो है वो बहुत दिमाग के हैं, एज ए टीचर यू शुड, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है तो अपनी टीचिंग को क्या करेंगे? पहले तो स्लो करेंगे, ठीक है, और साथ में जो कुछ अच्छे बच्चे उनके ऊपर थोड़ा फोकस क्या करेंगे? ज्यादा, क्योंकि अगर उन बच्चों पे फोकस ज्यादा करेंगे, वो बच्चे थोड़े आगे बढ़ेंगे, तो बाकियों को भी ये होगा कि हमको भी इनके जैसा बनना है, तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना जो है वो क्या होगी? इमर्ज होगी। तो बोलते हैं इफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक, एज ए टीचर यू शुड, तो आप जो है एज ए टीचर क्या करेंगे? कीप योर टीचिंग स्लो, अपनी टीचिंग को थोड़ा सा स्लो करेंगे, अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे, किसको? ब्राइट प्यूपिल्स को। आगे इफ सम ऑफ द स्टूडेंट मिसबिहेव, अगर कुछ स्टूडेंट जो वो मिसबिहेव करते हैं विद द टीचर इन द कॉलेज कैंपस, अगर कॉलेज के अंदर कुछ स्टूडेंट जो वो मिसबिहेव कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन कैन हेल्प इन द लॉन्ग रन, तो कौन सा सॉल्यूशन जो वो हेल्प करेगा? सबसे पहला टीचर शुड इंप्रूव देयर बिहेवियर बाय देयर ओन कैरेक्टर एंड स्कूल, तो टीचर को जो है वो क्या करना चाहिए? उनके बिहेवियर को खुद सही करवाना चाहिए, ठीक है, और उनको स्कॉलरशिप जो है, अच्छे रिवॉर्ड जो है वो उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। आगे ए टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, टीचर को जो है वो क्लास के अंदर अपनी जो पिच है वॉइस की वो क्या रखनी चाहिए? बुलंद होनी चाहिए। टीचर की आवाज हमेशा क्या? ऊंची रहनी चाहिए, बुलंद रहनी चाहिए। तो बोलता है हाई एनफ। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए टीचर एडॉप्ट इन ए लेक्चर, इसमें से किस चीज को टीचर को जो है वो लेक्चर के अंदर जो है वो एडॉप्ट करना चाहिए? तो टीचर की जो वॉइस है वो जो लिखा प्रिसाइज एंड हाई टोन, प्रिसाइज हो, ठीक है, कंसाइज वे के अंदर आप जो बात करें, लेकिन ऊंची रहनी चाहिए आपकी बात थोड़ी सी। आगे इफ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लासरूम द टीचर शुड फील, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को जो है वो दूसरे मेथड को यूज करके जो है बच्चों को सिखाना चाहिए, टू एक्सप्लेन इट इन द डिफरेंट वे। आगे विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द क्लासरूम एनवायरमेंट ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, इनमें से कौन सा जो है वो लिसनिंग का ही कंपोनेंट है? लिसनिंग मतलब चीजों को सिर्फ सुनना नहीं, चीजों को सुनना और उनको समझना, उसको लिसनिंग बोलते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? हियरिंग, सुनना आएगा, बीइंग अटेंटिव, सुनने के लिए अटेंटिव होना आएगा, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग आएगा, लेकिन आंसर देना क्या वो इसका पार्ट है क्या? नो, आंसरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द इफेक्टिव लिसनिंग। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लास, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हैम्पर या डिस्टर्ब नहीं करती है? तो लेंथी स्टेटमेंट करती है, जितना लेंथी स्टेटमेंट हो जाएगा तो उतना बच्चा बोरियत महसूस करेगा। दूसरा एम्बिगस स्टेटमेंट अगर रहेगा, अगर मान लो कोई स्टेटमेंट ऐसे जो क्लियर ही नहीं है तो वहां पे दिक्कत है। ए स्टेटमेंट विच अलाउ द लिसनर टू हिज ओन कंक्लूजन, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें लिसनर अपने हिसाब से कंक्लूजन निकालेगा, वहां पे भी दिक्कत रहेगी। बढ़िया चीज क्या रहेगी? ए प्रिसाइज स्टेटमेंट, जितनी स्टेटमेंट जो है वो क्या रहेगी? प्रिसाइज रहेगी, कंसाइज रहेगी। जितनी आपके शब्द कम रहेंगे और उनमें बात अगर ज्यादा रहेगी तो उतनी ही वो वहां पे क्लैरिटी लेवल जो है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। आगे इफ बैक बेंचर आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, अगर मान लो पीछे बैठने वाले बच्चे जो लगातार क्लास के अंदर बोले जा रहे हैं, टीचर को क्या करना चाहिए? शुड आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंच। हमारे साथ अक्सर ये होता था कि अगर हम शोर बजाते थे तो हम पीछे बैठते थे, तो टीचर हमको बोलता आओ
मोहित आगे आओ, आगे बैठो, तो हमको जो है वो अच्छे बच्चे जो थे उनके साथ बिठा देते थे, फिर अगले अगले लेक्चर के अंदर हम फिर पीछे चले जाते थे। तो ये सिस्टम होता था। चलो ऐसा आपको करना चाहिए। फिर बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, हमने पढ़ा भी था। इवैल्यूएशन ऐसा हो जो एक तो कॉन्टिन्यूस नेचर का होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड में जाके इवैल्यूएशन करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस, और दूसरा स्पेशल बात जो है वो क्या, कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। इसका मतलब उसके सारे डायमेंशंस को आप क्या करेंगे, चेक करें। आगे, What type of test is used effective when trying to test memorization? अगर मान लो आपको मेमोराइजेशन को टेस्ट करना है कि आपको कोई चीज याद है या नहीं है, तो उसके लिए कौन से टेस्ट को हम यूज करते हैं। तो एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई सारे देंगे, बोलेंगे अब बताएं इनमें से कौन सा सही है, और दूसरा क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें भी क्या होगा कि अगर चीजें याद होगी तो आप उसको फिल कर लेंगे। ट्रू और फॉल्स को जो है जनरली यहाँ पे हम टेस्ट नहीं करते हैं। आगे, ऐसे टाइप टेस्ट आर नोट रिलायबल। ऐसे अगर मान लो कोई टेस्ट हुआ और उसके अंदर जो है वो आप ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, वो टेस्ट जो है बच्चों को बोलना कि ऐसे इसके ऊपर ऐसे लिख के दो, वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। वाई? क्योंकि ऐसे को चेक करना जो है वो कई बार टीचर के मूड के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि देखो एक ही ऐसे मैंने क्लासरूम में कई बार इसको देखा, मेरे फ्रेंड ने जो है वो ऐसे लिखा, ठीक है, उसके जो है वो 10 में से जो है वो 9 नंबर आए। वही सेम का सेम मैंने टीप दिया, वही का वही ऐसे, और मेरे को टीचर ने जो है वो 10 में से दिए 7 नंबर। अब ये देखो, अब ये क्या है, जब एमसीक्यूज हो, अब मान लो उसका भी एमसीक्यू सही, मेरा भी सही, तो नंबर मिलेंगे पूरे पूरे। लेकिन ऐसे के अंदर जो है वो क्या, जो उसने लिखा मैंने भी सेम का सेम टिप दिया, और मेरे को जो है नंबर मिले ओनली क्या, 7। तो बोलते हैं ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वाई? बिकॉज दे चेकिंग इज अफेक्टेड बाय द एग्जामिनर मूड। अगर उसका मूड अच्छा रहेगा तो नेचुरल पता वो नंबर ज्यादा देगा, और अगर मूड सही नहीं है तो वो नंबर क्या करता है, काट लेता है। आगे, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को रेज करने के लिए इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि टू इवेल्युएट द स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली, कि आप टाइम टू टाइम पे जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट करते रहें। आगे, द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग ए स्टूडेंट होमवर्क। अगर स्टूडेंट का होमवर्क को जो है वो क्या करना है, आपको चेक करना है, तो उसका बढ़िया मेथड जो है वो क्या, टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन द रेगुलर वे, के टीचर को खुद जो है वो क्या करे, चेक करे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप क्या पढ़ के गए हो, क्या आप लिख के गए हो, तो टीचर बोलता था कुछ एक ब्राइट स्टूडेंट्स को कि तुम चेक कर लेना बाकी सबकी कॉपी। तो वहां पे क्या, वो हमारे दोस्त हैं तो हम उनको बोलते थे कि बोल दियो यार कि मैं करके आया हूँ, ठीक है, तो बोल देता था। लेकिन बढ़िया वे जो है ये चेक करने का कि स्टूडेंट प्रॉपर्ली होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहा, कि आप खुद जो है वो क्या करें, चेक करें। आगे, ए टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन द स्कूल, सो दैट एक टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम जो है लगाना चाहिए इवैल्यूएशन का। क्यों? ताकि टाइम पर पता चल सके कि स्टूडेंट की क्या कमियां हैं, और हम टाइमली बेसिस पर उस कमी को डायग्नोज करके उसको टाइमली हम क्या करें, रिड्रेस कर दें, उस कमी को दूर कर दें। तो बोलते हैं टाइम बाउंड टेस्टिंग। टाइम बाउंड मतलब जिसके अंदर एक टाइम होता है, जैसे भी पेपर के लिए जो है वो टाइम होता है अपने स्कूल्स के अंदर, हमारे मतलब यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट है, बोले टाइम बाउंड प्रोग्राम जो होते हैं ना स्टूडेंट के लिए वो जरूरी इसलिए क्योंकि वहां पे रेमिडियल जो प्रोग्राम है, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सुलझाना कैसे करना है, तो उसके लिए पहले से हम जो है वो बना लेते हैं। रेमिडियल प्रोग्राम कैन बी एडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट। तो जैसा रिजल्ट आए तो उसके बेस पर हम लोग जो है वो रेमिडियल स्टेप भी हम उठा सकते हैं। आगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसकी क्वालिटी का सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा, उसके बच्चों की परफॉर्मेंस लेवल, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, कि उसके स्टूडेंट्स ने क्या कुछ अचीव किया, उसका क्लासरूम कैसा है, टेक्स्ट बुक कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस चीज का कोई वर्ष नहीं है। अगर वहां से स्टूडेंट जो है बहुत बढ़िया होकर निकल रहे हैं तो नेचुरल बात है उतना ही जो है वो क्या रहेगा, वो इंडिकेटर होगा कि वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी क्वालिटी का। आगे, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन कैरी आउट एट द एंड में कौन सा इवैल्यूएशन था, उसका बोलता है समेटिव। आपको अगर याद हो, एक मिनट रुकिएगा, मैंने आपको ना 3 वो बताए थे, हमारे 3 लेवल होते हैं। एक होता है जी आपका कौन सा, प्री, एक होता है इंटरेक्टिव, और एक होता है कौन सा, पोस्ट। एक प्री होता है टीचिंग करने से पहले का लेवल, एक होता है कौन सा, इंटरेक्टिव, और एक होता है कौन सा, पोस्ट। तो समेटिव कौन सा था, जब आप समरी बनाते हो, एट द एंड में आपने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में सब कुछ हो गया, एट द एंड में जाके साल के अंत में जाकर के आप जो इवैल्यूएशन करते हैं बच्चों का, उसको बोलते हैं समेटिव। क्या बोलते हैं, समेटिव। आगे फिर बोलते हैं विच टेस्ट इज कैरी आउट इन डिटरमाइन द एबिलिटी की जांच करने के लिए कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एप्टीट्यूड। आगे, the verbs write, list, label and the name when used in the examination। तो इस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। ये सब चीजों के बारे में जो है वो जांच करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज टेस्ट। आगे,
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल, इनमें से कौन से मेथड से जो है वो बच्चे की ट्रू इवैल्यूएशन हो सकती है, वो है कौन सा, कॉन्टिन्यूस। जब आपका इवैल्यूएशन, बच्चों का इवैल्यूएशन जो है वो रेगुलर लेवल पे होगा तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। आगे फैमिली जो है वो मेन एजेंसी है किसका, इनफॉर्मल एजुकेशन का, क्योंकि बच्चा फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल के अंदर गेट करता है लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन तो उसको कहां से मिलती है, फैमिली से। आगे टू whom द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलर एक्टिविटी शुड बी स्टोर्ड विद, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आपको जो है करिकुलर एक्टिविटी करवानी चाहिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसका, प्रिंसिपल का। आगे द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट को आप प्रिपेयर करें किसके लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से निकल के तो वहां पे वो प्रॉपर्ली जो है एडजस्ट हो सके। आगे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है अपने इंडिया के अंदर जो है इनकम टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो उसके जो कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं जो टैक्स का पेमेंट करते हैं उनका प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो है वो क्या रोल है। तो जो हम एजुकेशन, जो हम टैक्स पे करते हैं तो टैक्स के साथ में हम ना एक HEC पे करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये जो पैसा होता है HEC का ये हेल्थ के ऊपर भी लगता है और एजुकेशन कैंपेन जो चलते हैं तो उनके लिए जो है ये पैसा हमारा यूज होता है। आगे द प्रायोरिटी ऑफ द गर्ल एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज, गर्ल्स एजुकेशन की प्रायोरिटी जो है वो लेके आना, मतलब लड़कियों को भी पढ़ाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर, सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अगर अनएजुकेटेड रहेगा, क्योंकि एक बात देखिएगा, एक बात सोचने की बात है, क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार, बोलते प्रायोरिटी टू गर्ल्स, प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको, गर्ल एजुकेशन को, शुड बी गिवन बिकॉज, देना जरूरी है। ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि यही तो एक दिक्कत है सोसाइटी के अंदर, इनइक्वालिटी का, तो इसको दूर करना है तो लड़कियों को भी आपको एंगेज करना पड़ेगा किस चीज के लिए, पढ़ाने के लिए। तो द प्रायोरिटी ऑफ द गर्ल एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर द सोशल चेंजेस, क्योंकि सोशल चेंज के लिए जो है वो गर्ल्स के ज्यादा कैपेबल है सोसाइटी में अगर चेंज करना है तो। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई इन द केस ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, इनमें से कौन सा अप्लाई होता है किसके ऊपर, डिस्कवरी लर्निंग। हालांकि मैंने आपको बताया डिस्कवरी लर्निंग के अंदर ह्यूरिस्टिक जो है ये जनरली डिस्कवरी लर्निंग जो अप्रोच है वो बर्नर अप्रोच भी बोलते हैं इसको, तो ब्रूनर इसको दिया था, इट इज ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ठीक है, इसको ये जेरोम ब्रनर दिया एंड इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। अब ये है कि इसके बारे में थोड़ा लिखा मैंने, बता दूं। कंस्ट्रक्टिव टीचिंग जो है इसका मतलब क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट लर्निंग अकर एज लर्नर आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन एज अपोज टू द पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर जो है जब कोई, देखो जब एक तो ये है कि आप अपना बात बताए जा रहे हो, टीचर अपनी बात बोले जा रहा है और बच्चा सिर्फ पैसिवली बैठा है और सुने जा रहा है। एक ये कि अगर बच्चा खुद एक्टिवली एंगेज होता है ना तो उस अप्रोच को बोलते हैं हम लोग क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। तो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग जो है इट इज बेस्ड, ये उस बिलीफ के ऊपर काम करते हैं कि लर्निंग अकर तब होगी जब लर्नर आर एक्टिवली इन्वॉल्व, कि लर्नर जब खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होगा किसके अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो इसके, तो वो अप्रोच को बोलते हैं हम लोग क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो ये है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वो डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर बेस है, क्योंकि बच्चा खुद क्या करता है, ढूंढता है, एक्टिवली एंगेज होता है। और इसको इंट्रोड्यूस किया किसने, जेरोम ब्रनर ने, और ये मेथड ऑफ किसका, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन का। आगे एज लर्निंग इज, जैसा कि हम मानते हैं कि लर्निंग जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस नेचर की है। टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट माइंड फॉर देयर बेस्ट लर्निंग। तो टीचर को स्टार्ट कहां से करना चाहिए, टीचर को स्टार्ट करना चाहिए जहां पे बच्चों को आता है, जो चीज बच्चों को पता है वहां से आप स्टार्ट करो और वहां से लिंक बनाओ। तो इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, कि दोनों कॉन्सेप्ट में आप क्या कर दोगे, जोड़ ले आओगे, दोनों कॉन्सेप्ट को आप एसोसिएट कर दोगे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन से जो है ये सारे मेथड ऑफ लर्निंग है, ये सारे के सारे यार मेथड ऑफ लर्निंग है। टीचिंग हो गया, ट्रायल एंड एरर हो गया, इमिटेशन हो गया, देख देख के सीखना, एक्सपेरिमेंट करके, क्वेश्चनिंग करके, रिफ्लेक्शन करके, ये सब जो है वो मेथड है किसके, लर्निंग के। आगे मतलब कैसे कैसे आप सीख सकते हो, टीचिंग से सीख सकते हो, वो सब हो गया। फिर इट इज ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस अकरेंस, ये जो है वो साइमल्टेनियसली अकर होते हैं ऑफ द स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुली और रिस्पॉन्स एक साथ होते हैं। इन दोनों में क्या है, निकटता है, और निकटता को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्टिगिटी। क्या बोलते हैं, कॉन्टिगिटी। कॉन्टिगिटी का मतलब जो है वो क्या होता है, निकटता, आपस में जो एक दूसरे के समीप होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। तो स्टिमुली जनरेट हुई, कोई भी स्टिमुली जनरेट हुई, उसके ऊपर आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। आपके जैसे एक एग्जांपल मान लो, आपको प्यास लगी, प्यास लगना इज अ स्टिमुली, और आपने पानी पी लिया इज अ रिस्पॉन्स। तो स्टिमुली और रिस्पॉन्स जो वो आपस में क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। तो उनमें क्या होती है, कॉन्टिगिटी होती है। कॉन्टिगिटी का जो मतलब होता है वो क्या होती है, उनमें निकटता होती है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द ये
पेजे जो है इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक थ्योरी इन्होंने प्रोपाउंड किया, तो उसकी ना कुछ ये एज के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने लिखा आपको ना ये वीडियो देख रोक के थोड़ा सा और आप इसको लिख लीजिएगा एक बार के लिए ना कि ये क्या है। ये पेजे का 4 स्टेजेस है इसके अंदर, एक मिनट रुकिएगा। ये ना इसमें कितने हैं 4 स्टेजेस है। ये एज स्पेसिफिक है, इट इज एज स्पेसिफिक एंड मार्क बाय द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थॉट प्रोसेस। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी कितनी 4 स्टेजेस है। एक है आपका सेंसरी मोटर, सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मोटर, जिसका मेन जो गोल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस के ऊपर। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सिंबॉलिक थॉट के ऊपर। फिर आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशन और फिर आता है कौन सा फॉर्मल। तो ये ना इसके हिसाब से, एज के हिसाब से जो आपका सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर, तो ये आपके बर्थ से लेके 18 से 24 महीने तक का जो बच्चा होता है तो उसके लिए ये सेंसरी मोटर जो है वो टेक्निक लगती है। इसमें क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज मोटर एक्टिविटी है, बच्चों को कुछ एक जो चीजें सिखाई जाती हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और द ट्रायल एंड एरर। ठीक है, फिर है प्री ऑपरेशन, जैसे बच्चों को चलना सिखाना, तो वो सब इसका पार्ट है। फिर प्री ऑपरेशनल आपके 2 से लेके 7 साल तक के बच्चे के लिए, इसमें बच्चों को लैंग्वेज उनकी डेवलप करना, मेमोरी और इमेजिनेशन उनमें लेके आना, उसके लिए प्री ऑपरेशन, और ये सिंबॉलिक थॉट के ऊपर काम करती है। फिर आएगा कंक्रीट ऑपरेशन, ये 7 साल से 11 साल के बच्चों के लिए जो है वो बेसिकली इसको कंक्रीट ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को चीजें समझाई जाती हैं मोर लॉजिकल वे के अंदर, और इसको बोलते हैं ऑपरेशनल थॉट। और फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, ये एडोलेसेंट से लेके एडल्टहुड तक का जो आपका टाइम पीरियड होता है उसके अंदर ये चलता है। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको देने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर ये है क्या, पहले सेंसरी मोटर होता है, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट और फिर कौन सा फॉर्मल। तो ये हो गया आपका सेंसरी, फिर प्री, फिर कंक्रीट और फिर फॉर्मल। चलो जी आगे। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, इनमें से कौन से स्टेज है द पर्पस ऑफ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज टू ब्रिंग अबाउट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इज मोर स्पेसिफिक। तो ये कौन सा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, क्योंकि कॉग्निटिव के अंदर हम लोग जो है वो आपके माइंड के अंदर नॉलेज को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करवाने का काम करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डोमेन, एक होता है कौन सा कॉग्निटिव, एक है आपका अफेक्टिव, एक है साइकोमोटर। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं, इनमें से कौन से स्टेज ऐसी है जहां पे पर्पस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है इज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब आपका बोध, जब आपका मानसिक विकास होता है उसको बोलते हैं हम लोग। आगे, कंसीडर ए फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये बताना है और इनमें से बताना है कि ये क्या है। इट इज ए प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई, एक प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया गया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर छोटे से ग्रुप को बनाया गया, ठीक है, फिर सभी मेंबर को एंकरेज किया गया, क्या एंकरेज किया गया, टू फाइंड द सॉल्यूशन, कि आप उसका क्या ढूंढ के लाए, सॉल्यूशन ढूंढ के लाए, एंड नो आइडिया इज क्रिटिसाइज, और किसी भी बच्चे का, कोई भी जो बच्चा आइडिया लेके आया उसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया। हाउएवर आइडियाज कैन बी मॉडिफाइड, जबकि आइडिया को थोड़ा बहुत क्या किया, मॉडिफाइड। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के अंदर कोई एक प्रॉब्लम होती है तो उसका मैक्सिमम जब आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हो, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हो और उनको बोलते हो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आओ। बहुत सारे लोग जो अपने सॉल्यूशन लेके आते हैं, फिर उनमें से जो आप एक कंसेंसस पे पहुंचते हो और जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको क्या करते हो, एडॉप्ट करते हो। आगे, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इट इज ए मेथड ऑफ, क्या किस चीज का मेथड है, ट्रेनिंग का, टीचर्स को ट्रेन करने का मेथड है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट इन द रियल क्लासरूम सेटिंग, कि रियल क्लासरूम में जाने से पहले टीचर को क्या करना, सिखाना। तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, करेक्ट ऑर्डर क्या, सबसे पहले नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज के लिए बात करेंगे, फिर उसको स्किल सिखाएंगे और फिर ट्रांसफर फेज होगा, उसको हम भेज देंगे। बिल्कुल सही है। आगे, which of the following set of the statement select those which indicate the characteristic and the basic requirement of the effective teaching। effective teaching की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या, सबसे पहला टीचिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन द कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन पे टीचिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है, जी करती है। दूसरा, इफेक्टिव टीचिंग एंटेल एबिलिटी टू डेवलप द रिलेशनशिप विद देयर स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है सर, इफेक्टिव टीचिंग तभी होगा अगर टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ में अच्छा रिलेशनशिप होगा, सही है। एंड इफेक्टिव टीचर हैज टू बी गुड सेलर ऑफ आइडिया, अच्छा सेलर होना चाहिए आइडिया का, बिल्कुल नहीं। इफेक्टिव टीचर इज ऑलवेज फॉर्मल नेचर, क्या इफेक्टिव टीचर हमेशा फॉर्मल होता है, फॉर्मल के साथ में इनफॉर्मल भी होना चाहिए, ये भी नहीं। इफेक्टिव टीचर हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल इज द हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न, इफेक्टिव टीचर जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तभी होगा अगर वो स्टूडेंट को जो है वो लर्न करने में, सीखने में जो मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा, 1, 2 एंड 5। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग एड, पर्पस क्या है, टीचिंग एड जो है वो क्या होते हैं, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, किताबें हो गई, ठीक है, प्रोजेक्टर्स हो गए, जिनको हम यूज करते हैं टीचिंग करने के लिए, तो उसका पर्पस क्या होता है,
पर्पस जो है वो क्या, सबसे पहला स्टूडेंट को मोटिवेट करना सीखने में, बिल्कुल जी। फिर टीचिंग एड आर हेल्पफुल इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल सही करता है जी, ये अपने को मदद करता है क्या करने में, जहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सभी बच्चों का जो मानसिक स्तर एक जैसा नहीं है, तो वहां पे टीचिंग एड अपने को बहुत हेल्प करता है। फिर टीचिंग एड मेक्स द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कंक्रीट, जो ऐसे आइडिया जो काल्पनिक है उनको रियलिटी में लाने के लिए क्या टीचिंग एड हेल्पफुल है, बिल्कुल है जी। एंड टू मेक द लर्निंग परमानेंट, और लर्निंग को परमानेंट करने के लिए भी टीचिंग एड जो है अपने को क्या करता है, सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे इन द टू लिस्ट दो आपको यहां पे जो मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड जो रखे और उनके कुछ यहां पे जो वो फैक्टर दिए हुए हैं जो इसको इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं, तो आपको आपस में क्या करना है, इनको मैच करना है। सबसे पहला एक्सपोज, एक एक करके आप पढ़ते हैं यहां से, प्रोमोट स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड एनहांस लर्निंग। कौन सा ऐसा मेथड है जो स्टूडेंट को ऑटोनॉमी देता है, कि स्टूडेंट को बोलता है कि आप अपने हिसाब से देखो और उनकी लर्निंग को एनहांस करता है, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेथड। क्या बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड। दूसरा ओपन एंडेड, कौन सा ऐसा मेथड जो ओपन एंडेड है एंड कोलैबोरेटिव एक्सचेंज आइडिया, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को, तो वो कौन सा होता है, डिस्कशन मेथड। कौन सा, डिस्कशन मेथड। फिर आएगा जी आपका लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो कौन सा मेथड है, वो है आपका डिस्कवरी मेथड। कौन सा, डिस्कवरी। और आखिरी बच्चा कौन सा, एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी कौन सा, जो सिस्टमेटिक है, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन होती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सपोजिटरी मेथड। चलो जी आगे। फिर बोलते हैं द स्टूडेंट और इंडिविजुअल मे डेवलप बिलीफ, स्टूडेंट या इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करते हैं बिलीफ को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अबाउट देयर ओन एबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली इन ए वेराइटी ऑफ सिचुएशन, ताकि अलग अलग सिचुएशन के अंदर जो है हम अपने आप को क्या कर सके, ढाल सके, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को क्या हम निकाल सके, सिचुएशन से बाहर निकाल सके या उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता जो है वो बेसिकली एक टर्म है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट या इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है अपने बिलीफ को, चाहे वो बिलीफ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, खुद से अपने बिलीफ को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, किसके लिए, अबाउट देयर ओन एबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली इन ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन। इसको बोलते हैं क्या, सेल्फ एफिकेसी। इसके बाद आएगा बिलो आर द टू कॉलम दे रखे हैं आपको, एक है मेथड टीचिंग और एक जगह दे रखा है इसका फोकस ऑफ मेथड क्या रहेगा, तो इनको आपको आपस में जो है वो मैच करना है। सबसे पहला कौन सी ऐसी अप्रोच है जो डायनेमिक है, जो क्या है, डायनेमिक है। अच्छा जी, डायनेमिक मतलब चेंज होती रहती है। प्रोएक्टिव मेथड है टीचिंग का, तो ये कौन सा, डिफरेंशिएटेड। अच्छा जी। फिर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग जो है वो कौन सी, एक्सपीरियंस के थ्रू, मतलब एक्सपीरियंस दिया जाएगा, वो है कौन सा, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर एक्सपीरियंस दिया जाता है। फिर इंपार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, जिसमें बहुत सारी नॉलेज दे दी जाती है, उसको बोलते हैं क्या, लेक्चर मेथड। एंड द स्टूडेंट हैज टू सोल्व ओन प्रॉब्लम, स्टूडेंट को जब खुद की प्रॉब्लम अपने हिसाब से करनी होती है उसको बोलते हैं क्या, ह्यूरिस्टिक। हमने भी पढ़ा भी था ह्यूरिस्टिक मेथड। आगे आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लर्नर दैट हेल्प इन द इफेक्टिव टीचिंग। एक अच्छे लर्नर में क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जो आपको मदद करेंगे इफेक्टिव टीचिंग के अंदर। सबसे पहला ओवरऑल रिस्पेक्ट फॉर ए टीचर, जो गुड लर्नर है उसकी ओवरऑल रिस्पेक्ट हो टीचर के लिए, ये होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। दूसरा मेंटल एबिलिटी लेवल, ये बहुत जरूरी है कि लर्नर का मेंटल एबिलिटी लेवल कैसे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है लर्नर, पहले का एक्सपीरियंस कैसा है उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पहले वो कैसा था। अच्छा जी। फिर इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, लर्नर का पढ़ाई में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग के अंदर, ठीक है जी। इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफ द लर्नर, लर्नर का औरों के साथ रिलेशन कैसा है, उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। एंड द सोसाइटल पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर, कि लर्नर का जो सोसाइटल पर्सपेक्टिव है वो भी हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सोसाइटल जो उसका पर्सपेक्टिव है वो क्या सोचता है। तो ये आपके हो गए हैं 2, 3, 4 एंड 6। आगे विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बढ़िया तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कि एक जो लर्नर है क्या वो इमोशनल भी है या नहीं है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस भी है या नहीं है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब बेसिकली ये हो गया कि जहां पे जिस तरीके का बिहेव करना चाहिए क्या वो उसी तरीके का करता है या नहीं करता। सबसे पहले अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर, ये तो बहुत मस्त चीज है, दूसरों के इमोशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड योर ओन, ठीक है जी। दूसरा अग्रेसिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, नहीं रे। तीसरा ह्यूमन बीइंग आर सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, क्या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, नहीं, उनमें इमोशन भी तो होते हैं, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन एज पर द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को खुद रेगुलेट करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। बीइंग क्रिएटिव रहना चाहिए एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म, और अगर कोई बेइज्जती कर रहा है, मान लीजिए कोई गलती है तो उसके लिए आप उसको इनवाइट भी करें, जी बिल्कुल सही बात है। एंड एम्पैथी, समानुभूति भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1, 4, 5 और 6। आगे
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज शो द इरिवर्सिबल प्रोग्रेशन। ये एक ना बीमारी होती है जिसके अंदर जो है वो आप क्या करते हैं कि आपका जो थिंकिंग स्किल है और आपकी जो मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्जाइमर। तो अल्जाइमर एक डिसीज है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जिसमें इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब वो वापस अब नहीं आ सकता। दैट स्लोली डिस्ट्रॉय मेमोरी, जो धीरे धीरे आपकी मेमोरी को जो है वो क्या डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड थिंकिंग स्किल एंड इवेंचुअली द एबिलिटी टू कैरी आउट द सिंपलेस्ट टास्क। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अल्जाइमर। ये एक बीमारी है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग कौन सी होती है, जिसमें आप सबको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। बोले तो टीचर मेक द स्टूडेंट ऑफ द डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन दी सेम क्लास। एक ही क्लास के अंदर सभी को आपने क्या कर दिया, इंक्लूड करवा दिया कि आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले सारे एक जैसे, उनको इंक्लूड करवा के पढ़ना, उसको मोटिवेट करना उनको, तो उसको बोलते हैं क्या, इंक्लूसिव टीचिंग। आगे, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इज विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, एक होता है जिसमें कट ऑफ होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्राइटेरिया रेफरेंस। एक होता है जिसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे के साथ में कंपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्म रेफरेंस। तो आंसर क्या आएगा, नॉर्म, जिसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरों के साथ में क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाता है। एंड लास्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कौन सी होती है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो एसर्टेन, कब एसर्टेन करते हैं, जब कोज एंड रेमेडी के लिए। अब यहां पे देखो ये क्या है, तीन तरह का इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है आपका। एक होता है अब जब आप इवैल्यूएशन करते हैं क्लासरूम में जाने से पहले, क्लासरूम के दौरान और क्लासरूम के बाद में, ठीक है। तो जो क्लासरूम में जाने से पहले होता है उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। क्लासरूम के दौरान जो इवैल्यूएशन होता है उसको बोलते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है कौन सा, डायग्नोस्टिक। और क्लासरूम के बाद जो इवैल्यूएशन होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, समेटिव। तो ये जो है ना, ये कौन सा, डायग्नोस्टिक कौन सा होता है, जिसमें क्लासरूम के अंदर हम जो है वो रीजन ढूंढते हैं कि बच्चा जो है वो क्यों एबल नहीं है, चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहा। तो बोलता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसर्टेन करके देता है कॉजेज एंड रेमेडी, कारण बताएगा और फिर उसका रेमेडी देगा, और द परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हमारे हो गए हैं जी 80 क्वेश्चंस, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के। बाकी क्वेश्चन की एक और नई वीडियो और बनाएंगे, उसके अंदर बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या, उसका क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो एट द एंड में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के जो है, जब आप क्लास पेपर देने के लिए जा रहे हो उससे एक दिन पहले आप उनको एक बार रेफर जरूर कर जाना। जल्दी जल्दी जो है अपने फोन के अंदर आप देख लेना कि ये क्या क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या था क्या था क्या था, और आंसर ज्यादा देखो। अगर आप ना सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने पे आओगे तो आपका वक्त बहुत ज्यादा जो है वो वेस्ट हो जाएगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव जगह पे लगाएं। तो उसके लिए जो मैंने आपको दे दिया, अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट के अंदर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं उसका वीडियो जरूर बना के दूंगा ताकि आपको उस चीज़ की जो है नॉलेज और भी बढ़िया हो जाए। ओके, हाँ जी, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि जैसे ही मैं कल नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और साथ में आपकी तैयारी और भी बेटर वाली। ओके, हाँ जी, चलो इतना कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।